आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को, तो उस वीडियो को भी जाके देखना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लास 10th में कैसे तैयारी करनी है एंड क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट्स की मार्किंग स्कीम समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। चैनल पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एमपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की, जिसमें क्लास 10 सोशल साइंस की तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चैप्टर के नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर लो। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर से खाली आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस होना चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स पर, ओके। यानी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पर हमारा फोकस रहेगा। हो सकता है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ ले, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ ले और एक मार्क्स की एक्सरसाइज पूछ सकता है, या फिर दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 4 मार्क्स की एक्सरसाइज पूछ सकता है, 2 मार्क्स की एक्सरसाइज पूछ सकता है, या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए कम से कम हमें 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए हर आंसर के जो इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये है। पहले तो यही होगा बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, फिर हम देखेंगे फ्लोरा और फौना क्या होता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना यानी बचाना क्यों ज़रूरी है। इनको बचाने के लिए यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 2 कानून लाए गए। पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया और दूसरा था प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आता है, ओके। फिर हम जानेंगे फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, कम्युनिटी और कंजर्वेशन का मतलब क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब होगा खेला, ओके। तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला आता है बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी से आपसे पहले 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2026 में पूछा था 2 मार्क्स का, और एक बार 2024 में पूछा था 3 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे पूछा था बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या था और इम्पोर्टेंस क्या है। पहले हम मीनिंग जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इकोसिस्टम। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ पर पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज, यानी जो भी जिंदा चीज़ें जो हमारी अर्थ पे मिलती हैं उनकी जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं वो सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि जो बर्ड्स होती हैं वो आ जाती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब आ जाते हैं। और इन सारी स्पीशीज़ के जो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ओके। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, एक एग्जांपल से समझो, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, एक जंगल है। फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज है, टाइगर्स है, डियर है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब मिलके साथ में क्या बना रहा है, बायोडाइवर्सिटी, ओके। अच्छा, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, 2026 में आपका क्वेश्चन पूछा था इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है इकोसिस्टम क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा आपको। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और जो नॉन लिविंग चीज़ें किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो मैंने क्या कहा, इको सिस्टम का मतलब होता है, इकोसिस्टम मीन्स अ सिस्टम, ओके, अ सिस्टम वेयर plants, animals and non living things in the आसपास के माहौल में यानी इन्वायरमेंट में, इन द environment depend on each other and work together, ओके। तो ये है आपका इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इसको लिख लेना अपने नोट्स में। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ूँ आगे। अब हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। भाई, प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज दोनों साथ में मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो जो फ्लोरा होता है ना, फ्लोरा, इसमें फ्लो यानी फ्लावर, तो फ्लावर से याद रखना प्लांट्स, ओके। तो फ्लोरा क्या होते हैं,
प्लांट्स की स्पीशीज होती है। ओके, इसी तरह फोना, फोना में क्या आ रहा है ए से क्या होता है हमारा एनिमल। तो जितनी भी एनिमल्स की स्पीशीज हैं वो हमारी फोना में आ जाती हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा, फ्लोरा यानी प्लांट किंगडम, प्लांट्स की स्पीशीज, और फोना एनिमल यानी एनिमल किंगडम, एनिमल्स की सारी स्पीशीज। तो वही है, फ्लोरा मीन्स इट रिफर्स टू ऑल प्लांट्स लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी जगह पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे फ्लोरा में आते हैं। एंड फोना, इट रिफर्स टू ऑल एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी जगह पे पाई जाने वाली जितनी भी एनिमल्स की स्पीशीज हैं वो हमारी फोना में आती हैं। फ्लोरा के एग्जाम्पल देखें तो इसमें आते हैं ट्रीज, फ्लावर्स, और भी दूसरे आ सकते हैं। फोना में एलिफेंट्स हो गए, ईगल्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ये सब एनिमल्स की स्पीशीज हैं, तो ये सब आ सकते हैं एग्जाम्पल, है ना। और भी दूसरे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोरा एंड फोना की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फ्लोरा एंड फोना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें देता है खाना, फूड, रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट गुड्स हम बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं, उन्हें जिन चीज़ों से बनाते हैं वो हमें जंगलों से मिलते हैं, फ्लोरा और फौना से मिलते हैं। क्लॉथिंग में यूज़ करते हैं, जो कॉटन होता है उसका हम यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। साथ ही साथ जो फ्लोरा और फौना होते हैं ये किसी भी जगह के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। देखिए, दो जगह हैं, ठीक है। एक जगह क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जिस जगह जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल्स भी तो ज़्यादा होंगे। ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट कम होंगे वहाँ पे एनिमल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ठंडक होगी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। वहीं जहाँ पे प्लांट्स कम है वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो ऐसा नहीं होगा कि जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो। तो फ्लोरा एंड फौना क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को भी रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ठीक है, जिनसे हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे जो नीम का पेड़ है ना, उसकी कुछ मेडिकल वैल्यू होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के। अब हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ओके, उसमें फ्लोरा और फौना आ जाते हैं। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना भी ज़रूरी है। ओके, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट यानी जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं। डिक्लाइन का होता है कम होना, और रैपिडली यानी तेज़ी से। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री जो जंगली जानवर और जंगल है वो कम होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। इसलिए कंजर्वेशन यानी बचाना ज़रूरी है इन्हें। और ये हमें मदद करते हैं किसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। क्या होता है देखो, फर्स्ट रीड करो, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर, सॉइल। मतलब पहले समझो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स यानी घर। देखो, हैबिटेट्स का मतलब होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ या फिर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं वो उनका हैबिटेट, वो उनका घर कहलाता है। ओके, हैबिटेट यानी जंगली जानवरों का घर। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट या इकोसिस्टम का होना, जैसे फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अगर अपन कंजर्व करते हैं तो इनसे क्या होता है, इनका जो हैबिटेट्स होता है, इनका जो घर होता है वो भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ वाटर, क्लीन एयर और फर्टाइल सॉइल जैसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है हमें। जाहिर सी बात है, पानी, साफ हवा, फर्टाइल सॉइल, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ओके, एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो फॉरेस्ट को बचाने से ट्रीज, एनिमल्स के साथ साथ वाटर और सॉइल भी प्रोटेक्ट हो रहती है। अब आप सोच रहे होगे फॉरेस्ट को बचाने से सॉइल कैसे प्रोटेक्ट होगी। भाई, चैप्टर 1 में, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था, जो ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की या फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन भी होने से बचता है, ठीक है, सॉइल भी बचती है। सेकंड क्या आता है, कंजर्वेशन ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। पहले समझो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स की सेम स्पीशीज होती है, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। जैसे मान लेता हूँ कैट। ओके, कैट की कितनी स्पीशीज है, एक तो वो कैट है जो हम घर में पालते हैं, ठीक है, लाइक पर्शियन हो गई। फिर आ जाते हैं टाइगर, लायन हो गए, चीता हो गए। ये सब क्या है, ये सब कैट की स्पीशीज हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है, भाई जो स्पीशीज होती है ना वो सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ हमें फ़र्क देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्पीशीज़ में। जैसे कैट जो होती है छोटी होती है, टाइगर, लॉयन, ये सब थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में ना। चीता जो होते हैं ये थोड़ा मिडिल साइज़ का होता है, टाइगर से थोड़ा छोटा होता है चीता, है ना। तो इस टाइप के जो हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं एक ही स्पीशीज़ में, ठीक है, स्पीशीज़ में, एक किसी एनिमल की स्पीशीज़ में, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं तो इससे
जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं स्पीशीज़ की उन्हें भी कंज़र्व किया जाता है, जिससे क्या होगा ग्रोथ अच्छी होगी। जो हमारी स्पीशीज़ होंगी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग भी वो अच्छी कर सकेंगे। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? जन्म देना, ठीक है? नई पीढ़ी को जन्म देना। एनिमल्स भी अपनी नई पीढ़ी को बढ़ाते हैं, ठीक है? ब्रीडिंग करके। और ब्रीडिंग क्या होता है? बच्चे पैदा करना, सिंपल। तो ये होता है, ठीक है? कैट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हमने देख ली। और थर्ड आता है फिशरीज़ आर डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक डाइवर्सिटी। एक्वेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देखो, एक्वेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और ओशंस में अलग अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एक्वेटिक डाइवर्सिटी। तो जो फिशरीज होती हैं, यानी फिशरीज का मतलब होता है फिश को पकड़ना या फिश की फार्मिंग करना। अगर हम एक्वेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो जो फिश होंगी और जो दूसरे एक्वेटिक स्पीशीज की पॉपुलेशन होगी वो कम हो सकती है, जिससे फिशरीज यानी जो हम मछली पकड़ते हैं, ठीक है, जो फिशिंग हम करते हैं बड़े लेवल पे, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी फर्क पड़ेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कंजर्वेशन का मेन पर्पस होता है नेचर, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, और उनके जो हैबिटेट्स होते हैं, उनका जो घर होता है, उनको प्रोटेक्ट करना, ताकि ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ दोनों फ्यूचर में सेफली सर्वाइव कर सकें। जाहिर सी बात है जो हमारा सर्वाइवल है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए खाने का काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम अपने आप को भी बचा रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा के। अब देखो हुआ क्या, साल 1960 से लेके 1970s के बीच में, यानी 1960 से लेकर 1979 तक के समय में डिमांड उठी। लोगों ने कहा कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है जो जनता चाहेगी सरकार भी वैसा कानून बनाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? दो कानून बने। पहला क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में आया, और दूसरा था प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में आया। दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हो मैंने आपके लिए कितने एफर्ट्स लगाए ये पूरे नोट्स बताने में, ठीक है, इस पूरे लेक्चर का एक्सप्लेनेशन बताने में। मैंने पहले पूरा चैप्टर रीड करा, फिर मैंने जो पीवाईक्यूज थे उन्हें एनालाइज करा, उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करे। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, इनका भी यूज़ करा क्वेश्चंस को देखने के लिए। ओके, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और हाँ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर की पीडीएफ के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब चैप्टर की जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर देना। तो नेक्स्ट आता है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 1972 में आया था। ये कानून है जो कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है। तो मैंने क्या कहा, ये कानून जो कि वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, यहाँ तक कि जो प्लांट्स है उन्हें भी प्रोटेक्शन यानी संरक्षण देता है। इसका पर्पस, इसका मकसद जो हंटिंग है उसको बैन करना है, उसको इलीगल घोषित करना है, और जो वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवरों को व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको कंट्रोल करके वाइल्ड लाइफ को बचाना है। सिंपल वर्ड्स में समझो, जो जंगली जानवर होते हैं जैसे बाघ हो गए, हिरन हो गए, ठीक है, और जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी इलीगल हंटिंग को रोकना है। अगर कोई इलीगल हंटिंग करता है, ठीक है, गैर कानूनी तौर से उनको, उनका शिकार करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। यही इसका काम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसमें क्या फीचर्स दिए हुए हैं? देखो, फीचर्स पूछ रहे या फिर प्रोविजन क्या कानून दिए हुए हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको यही आंसर लिख के आना है। ओके, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे, लेकिन आपको कम से कम 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर से हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का पूछ सके, इसलिए हमें 4 पॉइंट्स याद रखना है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, 2026 में पूछा था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2024 में पूछा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या फीचर्स है इसमें? पहला तो आता है, इसमें दिया हुआ है एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश। देखो, इसका मतलब है इंडिया में जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स है, बर्ड्स है और प्लांट्स है, उनकी एक नेशनल लिस्ट बनाएगी, ठीक है, उनकी एक नेशनल लिस्ट बनाएगी, और उसमें लिख दिया है भाई कौन कौन सा एनिमल, बर्ड्स और प्लांट की स्पीशीज को बचाया जाएगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इस लिस्ट में उन स्पीशीज को इंक्लूड किया है जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे टाइगर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ऐसे एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, ठीक है, इंडेंजर स्पीशीज को बचाना हंटिंग को बैन करके। जो ये कीवर्ड्स है ना, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, बैंड, हंटिंग, इन्हें हाईलाइट करना। तो जो स्पीशीज इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है
इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो एक्सटेंड होने वाले, जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन खत्म होने की कगार पर है, उनकी हंटिंग पर बैन लगाया गया ताकि उनको बचाया जा सके। जैसे जो टाइगर है ना, उनकी हंटिंग को इलीगल घोषित किया है जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। थर्ड आता है लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज आल्सो गिवन। हैबिटेट का मतलब होता है घर, ठीक है, जंगली जानवरों का घर। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना काफ़ी नहीं था, तो उनका जो हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल होम है, उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना, वो जिस फॉरेस्ट में रहती हैं, जो भी उनका हैबिटेट है, उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। इसलिए उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है इस कानून के तहत। ओके, नंबर 4 आता है ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है, वो प्लांट्स है, उनको खरीदना, बेचना, उनका व्यापार करना, इस पर भी पाबंदी लगाई गई। जैसे जो टाइगर की स्किन होती है, वो बहुत कीमती मानी जाती है। इसके अलावा जो रेड रेड सनड्रा होता है, ठीक है, प्लांट्स की एक स्पीशीज होती है रेड सनड्रा, ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है ना, ये बहुत कीमती है, ठीक है, ये बहुत कीमती है, इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में बिकती है ये। तो टाइगर की स्किन हो गई, रेड सैंडा हो गई, और दूसरे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका इलीगल ट्रेड प्रोहिबिट करना। जैसे हाथी के दांत होते हैं, ठीक है, आपने देखोगे हाथी के दांत, शिकारियों को पकड़ा हाथी के दांत के साथ, जो राइनो होते हैं, जो गेंडे होते हैं, उनका जो सींग होती है उसके साथ पकड़ा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आप सोचोगे कौन खरीदता होगा इन्हें? भाई अमीर लोग खरीदते हैं, है ना। अमीरों के शौक अलग ही रहते हैं, अपन के जैसे गरीब नहीं होते वो, उनके शौक अलग ही होते हैं। तो जो ट्रेड है इंडेंजर स्पीशीज का, उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया, ठीक है, उस पर पाबंदी लगाई गई। नंबर 5 नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, स्पेसिफिक एनिमल्स को। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टेब्लिश किया, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को सेफ एनवायरनमेंट, सेफ माहौल मिल सके, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले, उनकी आबादी बढ़ सके। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर इन एरियाज में हंटिंग और वाइल्ड लाइफ को हार्म करना जनरली इलीगल माना जाता है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, इनमें वाइल्ड लाइफ और साथ ही साथ प्लांट्स को भी रखा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो 5th पॉइंट होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया गया है। और नंबर 6 इंसेक्ट्स और प्लांट स्पीशीज वाज आल्सो गिवन प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स और प्लांट्स की स्पीशीज को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। जब आप नाम सुने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, किसी को लगेगा खाली वाइल्ड लाइफ को रखा गया है, नहीं, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ इंसेक्ट्स और प्लांट्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है। हो सकता है 1 मार्कस में पूछ ले, आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि भाई बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में खाली एनिमल की जो स्पीशीज है उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ा होगा टॉपिक को, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ को देख के वाइल्ड लाइफ टिक करके और ट्रू करके आ जाओगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंसेक्ट्स और प्लांट्स को भी, जो इंसेक्ट और प्लांट की स्पीशीज है उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया है। नेचर में हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, ठीक है, हम ह्यूमंस हो, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब आप याद कैसे रखोगे? इसके लिए कीवर्ड याद रखो। जैसे जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है ना, इसके लिए कीवर्ड बना लो बैन, एक मिनट, जो फर्स्ट वाला है उसके लिए कीवर्ड बना लो लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है किसकी? प्रोटेक्टेड स्पीशीज की। सेकंड में हंटिंग को बैन करा गया है, ये बना लो, ठीक है, बैन हंटिंग। थर्ड में क्या बना सकते हो आप? हैबिटेट प्रोटेक्शन, यहाँ पे बना लो हैबिटेट हैबिटेट प्रोटेक्शन, घर को बचाना, ठीक है, हैबिटेट प्रोटेक्शन लिख लेना। फोर्थ में क्या बना सकते हो आप? जो ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया है। फोर्थ के अंदर क्या बना सकते हो? ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड, ओके, ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड। फिफ्थ में क्या बना सकते हैं अपन? फिफ्थ में बना सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। और प्लांट्स और इंसेक्ट्स, यानी प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स का भी प्रोटेक्शन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स प्रोटेक्शन। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, आप ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है भाई। लिस्ट, अच्छा, प्रोटेक्ट स्पीशीज की लिस्ट बनाई जाइए, हंटिंग को बैन करा, अच्छा हैबिटेट प्रोटेक्शन, अच्छा घर भी बचाएंगे वहाँ पे। ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करा, अच्छा जंगली जानवर का जो ट्रेड होता है, प्लांट्स को तो उनका जो ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट करा गया, उस पर पाबंदी लगाई गई है। प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ऐसे अगर आप कीवर्ड्स बना लोगे तो आंसर को याद करता ईजी हो जाता है। देन सेकेंड आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, इसको भी IMP मार्क करना, 2026 में क्वेश्चन पूछा था और 2025 में। देखो 2025 में क्या पूछा था, यहाँ से आपसे पूछ लिया था भाई, एक नेशनल पार्क दे दिया था
बेसिकली मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछ रही है यहाँ पे। एक नेशनल पार्क का नाम बताओ जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ओके, तो देखो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के अंदर 1973 में इम्प्लीमेंट लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है। क्या है ये? कंजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ठीक है, कंजर्वेशन प्रोग्राम है किसके लिए? टाइगर्स के लिए। नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, टाइगर्स को कंजर्व करना। इसमें जो हमारा एम होता है वो टाइगर्स की हंटिंग और हैबिटेट लॉस को बचाना होता है और उनकी जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ाना है। टाइगर रिजर्व बनाकर हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में हमने क्या बनाया? टाइगर रिजर्व्स। अभी हम देखेंगे कौन से स्टेट में कौन से टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो अभी याद रखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। टाइगर्स को, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनके हैबिटेट को बचाना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स बना के। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे जो टाइगर है ना, इंडिया का नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल माना गया है। टाइगर इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अब देखो बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू करना पड़ा। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1970 बताओ कब लागू हुआ था? 1973 में। देखो हुआ क्या था, जो टाइगर की पॉपुलेशन थी ना वो डिक्लाइन करना यानी कम होने स्टार्ट हो गई थी। टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में 5500 हुआ करती थी, वो 5500 से रह के 1827 यानी 1827 के आसपास रह गई थी। अब क्या रीज़न थे? मतलब थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। ओके, जो टाइगर्स थी उनकी पॉपुलेशन कम क्यों हो रही थी, उन्हें खतरा क्या था? सबसे पहले आता है पूचिंग। पूचिंग क्या था भाई? पूचिंग में जो टाइगर्स था उनकी इलीगल हंटिंग की जाती थी। पूचिंग में क्या किया जाता था? इलीगल हंटिंग टाइगर्स की। सेकंड आता है श्रिंकिंग हैबिटेट। श्रिंकिंग का मतलब होता है कम होना और हैबिटेट का मतलब होता है घर। तो श्रिंकिंग हैबिटेट से क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है वो कम होने लगी, जिसकी वजह से टाइगर्स का जो नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल घर था वो भी कम होने लगा। नंबर 3, ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स। जो टाइगर की स्किन और बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, बड़े लोग खरीदते हैं इनके स्किन को, इनके बॉडी पार्ट्स को। तो उसका इलीगल बिजनेस होता है। भाई टाइगर को मार तो सकते नहीं हो, इलीगल है, तो इसलिए इलीगली उन्हें मार के बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। फिर क्या हुआ? इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब आप सोचो भाई हम इंसानों की बढ़ने से क्या होगा। देखो जब इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, 1 से 2, 2 से 4, दिन दुगनी रात चौगनी चल रही है। हमारे यहाँ तो बच्चे पे बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो अलग ही माहौल चल रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी। तो भाई देखो जब हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या होता है भाई, जब इतनी बड़ी आबादी बढ़ेगी तो आबादी को खाना भी तो देना पड़ेगा। आबादी बढ़ेगी तो खाना, जो क्रॉप्स हम उगाते हैं उसको भी ज़्यादा उगाना पड़ेंगे। पहले 5 लोगों का पेट भरना पड़ता था, अब 10 लोगों का भरना पड़ रहा है, तो डबल होगा ना। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर हम कैसे करेंगे? जो फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट को काट दिया, फॉरेस्ट को काट के यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो कम होती गई। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट कटे तो उनका जो हैबिटेट, उनका जो घर था वो बर्बाद हो, वो तबाह हुआ, जिसकी वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन भी कम होती गई। ठीक है, और जो इंडिया और नेपाल जैसी कंट्रीज है ना, यहाँ पे दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनका 2/3 टाइगर की पॉपुलेशन खाली इंडिया और नेपाल में देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, जो थ्रेट्स है, जो खतरा था टाइगर्स को, उन सब की वजह से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि हम बचा सके और संरक्षण दे सके टाइगर की पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर। ठीक है, टाइगर्स के साथ साथ उनका जो हैबिटेट था, उनका जो घर था, उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था ताकि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का कंजर्वेशन प्रोग्राम है। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट टाइगर। अब हम देखते हैं कहाँ पे कौन से टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, यही आपसे पूछा था 2025 में, पूछ लिया था मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है। मानस टाइगर रिजर्व असम में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। पेरियर टाइगर रिजर्व केरल में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। ठीक है, याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। देख रहा हूँ आप मेरी कितनी यहाँ पे अपने एफर्ट्स डाले आप लोग के लिए। अभी मेरी जो तबीयत सॉरी, मेरी जो तबीयत है बहुत ख़राब चल रही है इस महीने, पिछले महीने से ही। तो इस वजह से जो लेक्चर्स हैं बहुत उनमें डिले हो रहा है।
मैं ही जानता हूँ मैं कितनी मेहनत से या कैसे टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही। अभी बीच में थोड़ी तबीयत ठीक हुई थी तो मैं वापस से चैनल पे कंटिन्यू रहा था, लेकिन फिर से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। ओके, काफ़ी वीकनेस हो रही है। कोल्ड बहुत हो गया था मुझे, तो पता नहीं क्या हुआ कोल्ड की वजह से, तो फिर फीवर भी आ गया। बहुत तबीयत ख़राब है मेरी। बट फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद मैं आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ ताकि इन सब चीज़ों के बावजूद मैं आपके लिए लेक्चर की समरी लेके आ इन सब चीज़ों के बावजूद मैं आपके लिए लेक्चर लाया हूँ ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता रहे। ओके, और आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो कि आप सोचो सर ने तो वादा करा था कि भाई हम पढ़ाएंगे पूरा, सर पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन सर ही गायब हो गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इस टॉपिक में हम समझेंगे इंडिया में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं ये इंडिया के किन किन एरियाज में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट के टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। पहला आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, यानी इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है वो 100% मान लिया हमने, उनमें से किस एरियाज में कितने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो 50% हिस्से में हमारे पाए जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। वही जो येलो वाला है ये हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के 130 यानी 33% हिस्से में पाए जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ग्रीन वाला, ठीक है, ये है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये इंडिया के 17% हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो जो 100% फॉरेस्ट है उनमें से 50% रिजर्व फॉरेस्ट है, 33% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड 17% अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। आपको मुझे कमेंट में बताना है इंडिया का कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया उसमें 22% फॉरेस्ट है, लेकिन होना ही चाहिए 130 यानी 33%। ओके, मतलब अभी हमारे इंडिया में 22% जो एरिया है फॉरेस्ट से कवर है, जबकि ज़रूरत है 33% की। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉरेस्ट के टाइप्स को। तो पहला आता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। देखो इसके लिए कीवर्ड याद रखना, नो एंट्री। यहाँ पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, बिना परमिशन के। रिजर्व फॉरेस्ट यानी नो एंट्री, यहाँ पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है बिना किसी के परमिशन के। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट वेयर देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड। मीनिंग ये वो फॉरेस्ट होते हैं, ये वो जंगल होते हैं जहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखें, यानी आप जंगलों में कोई भी एक्टिविटीज़ कोई भी काम नहीं कर सकते। इनका जो मेन पर्पस होता है रिजर्व फॉरेस्ट का, वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, जनरली जो लोग होते हैं वो बिना परमिशन के यहाँ पे नहीं जा सकते, परमिशन लेके जा सकते हैं। किसकी परमिशन लेके? सरकार की। यानी ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं इनका मालिक कौन है, इनको मैनेज कौन करती है? सरकार। इंडिया का जितना भी लैंड एरिया उसका 50% जो है वो हमारा फॉरेस्ट लैंड में आता है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। और जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कीमती है जब बात आती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। यानी ये जो फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जिन एरियाज में, जिन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं उसमें आते हैं आपके जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, यूके यानी उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। ठीक है, इन एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो इजी वे में याद रखना, रिजर्व फॉरेस्ट यानी इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट यानी नो एंट्री, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है बिना परमिशन के, और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रखो। आपका 2023 के अंदर इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे थे 3 मार्क्स के। पहला था भाई रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताओ, और दूसरा पूछ लिया था फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2023 में। 24, 25, 26 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से। अब हो सकता है 2027 में जो आपको सोशल का पेपर होगा वहाँ पे आ जाए। ओके, देन जो सेकेंड टाइप आता है वो है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। ओके, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में याद रखना, रुक जाओ भाई, तुमने बहुत नुकसान कर चुके हो इस जंगल को, अब ज़्यादा नुकसान मत करो, रुक जाओ। नुकसान हो चुका है अब और मत करो, रुक जाओ। ओके, इसके लिए कीवर्ड याद रखना, स्टॉप। यानी मीनिंग दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। डिप्लेशन यानी नुकसान। तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं, ये इस तरह के जंगल होते हैं जिन्हें और ज़्यादा डैमेज या डिप्लेशन से बचाया जाता है, यानी नुकसान से बचाया जाता है। फॉरेस्ट को कम्प्लीटली यूज़ करना या ख़त्म करने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। यानी इन फॉरेस्ट को, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है,
इनको नुकसान हो चुका है लेकिन और ज़्यादा नुकसान ना हो उसके लिए रोका जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। इनकी भी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। जितना भी इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास 100% उसमें से 1/3 यानी 33% हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। और ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इन फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करते हैं। मीन्स कौन सा जंगल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा ये डिक्लेयर करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। याद रखना, क्या पता 1 मार्कस में पूछ सकता है, ठीक है। वो साथ ही साथ डिक्लेयर करने के साथ साथ मैनेज करने का काम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है इन फॉरेस्ट को। जिन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं उसमें आते हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इन स्टेट्स में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, ठीक है। फर्दर डैमेज होने से बचाना है इन्हें, फर्दर डैमेज होने से बचाना है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो इन्हें डिक्लेयर करता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अदर्स। These are other forests and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. Meaning ये अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स होते हैं, ठीक है। यानी वो फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स जो रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते। इनकी जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके पास हो सकती है, या फिर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है, जो भी किसी एरिया में रहने वाले लोकल लोग होते हैं उनके पास हो सकती है, ठीक है। हमने देख लिया जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो सकती है, या फिर कम्युनिटीज़ के पास हो सकती है, ओके। अब ये जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं ना, ये ज़्यादातर हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखने को मिलते हैं और गुजरात के इलाके में, ठीक है, इतना याद रखना। तो मैंने क्या बताया, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो अदर फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। अदर्स फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो ना तो रिजर्व फॉरेस्ट है ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। गवर्नमेंट, प्राइवेट लोग या फिर जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके पास इसकी ओनरशिप होती है, और सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना। अच्छा, एक और कैटेगरी आती है, वो होती है परमानेंट फॉरेस्ट की। अब परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो सिंपल वर्ड्स में समझो, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम जब मिला देंगे, दोनों को साथ में बोलेंगे तो वो कहलाएंगे परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है वो ना के बराबर होती है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। जो मध्य प्रदेश स्टेट है ना, मध्य प्रदेश में जितना भी एरिया हमारा फॉरेस्ट से कवर है, मान लेता हूँ ये है 100%, ठीक है, 100% फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का। तो इसमें से 75% हिस्सा जो है ना जंगलों से कवर है मध्य प्रदेश का, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इन फॉरेस्ट से टिम्बर और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं। कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे गम हो गया, ठीक है, गम हो गया, बेम्बू हो गया, बम्बू हो गया, ठीक है, बेम्बू हो गया, लीव्स हो गए, डिफरेंट तरह की जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका अलग अलग पर्पस होता है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलता है और टिम्बर भी मिलता है। टिम्बर बेसिकली लकड़ी, ठीक है, टिम्बर यानी लकड़ी, सिंपल। तो परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को जब साथ में हम बोलेंगे वो कहलाएंगे परमानेंट फॉरेस्ट, और एमपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक में बेसिकली ये बताया है जो कम्युनिटीज़ होती हैं, आप जैसे मैं होगा या आप होगा, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं किसी भी एरिया में रहने वाली, उन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व का, जो कि राजस्थान में। यहाँ पे क्या हुआ था, सरिस्का में जो विलेजर्स थे उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग का काम हो रहा था उसको अपोज किया था। यहाँ पर क्या हुआ था, सरिस्का में जो विलेजर्स थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज़ का जो काम था उससे अपोज किया था। अपोज यानी उसका विरोध किया था, क्योंकि माइनिंग से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ थी ना, माइनिंग से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ थी उसको डैमेज हो रहा था, ठीक है। विलेजर्स ने अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए माइनिंग के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी यहाँ पे। सेकंड आता है भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी, राजस्थान के अलवर रीजन में हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पे विलेजर्स ने क्या करा था, 1200 हेक्टेयर लैंड का जो एरिया था उसको डिक्लेयर कर दिया था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और कहा कि भाई ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको बचाने के लिए हम खुद कानून बनाएंगे। तो देख रहा हूँ जनता खुद ही कानून बना रही है अपने जंगलों को बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर विलेजर्स ने खुद से रूल बनाकर अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करा था। देन थर्ड आता है चिपकू मूवमेंट, ठीक है, चिपक गए थे, पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपकू मूवमेंट, ठीक है, याद रखना चिपकू मूवमेंट। ये हिमालयस के इलाकों में हुआ था। तो चिपकू मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट एक फेमस मूवमेंट था। जो लोग थे उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था, यानी ट्रीज से चिपक गए थे ताकि उन्हें कट होने से बचा सकें, ओके। इसलिए इसका नाम पड़ा था चिपकू मूवमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज को हक कर दिया था ताकि उन्हें कटने से बचा सकें। इन फोर्थ आता है बीज बचाओ आंदोलन, तेहरी इन
नवद अन्याय यहाँ पे हुआ था, ठीक है, बीच बचाओ आंदोलन टिहरी रीजन में हुआ था वो नवद अन्याय। यहाँ पे क्या हुआ था, टिहरी में क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल सीड्स यानी जो पारंपरिक तरीका यूज करते थे फार्मिंग के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा था भाई जो सिंथेटिक केमिकल्स जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज मत करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही थी, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन में। तो ये 4 थे, आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका प्रीवियस ईयर्स में, 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि भाई 2 मूवमेंट्स का नाम बताओ जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड था, ठीक है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाए थे, कोशिश करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 मूवमेंट्स के नाम लिखने थे, ओके, 2025 में आया था 2 मार्क्स में। एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मीनिंग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स लोकल कम्युनिटीज हेल्प्स इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल विलेज में जो रहने वाली कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लोकल विलेज में रहने वाले लोग होते हैं, वो साथ में मिलकर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जिनको नुकसान हो चुका है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्टोर करते हैं, ठीक है। रिस्टोर से हमारा मतलब है उन्हें वापस से हरा भरा बनाते हैं, ठीक है। जो उनको नुकसान हो चुका है वो नुकसान वापस से रिकवर हो जाए, उस नुकसान की भरपाई हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, और नए जो पुराने पेड़ कट चुके हैं उन्हें वापस से लगा के। 1988 के अंदर उड़ीसा जो था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एडॉप्ट करने वाला पहले स्टेट बना था, ठीक है। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, आपको दे दिया था उड़ीसा लिख दिया था मैच द कॉलम्स में, और एक जगह लिखा होता जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, आपको मैच करना था दोनों को। तो 1 मार्कर्स में पूछ चुका है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक हो सकता है आप 2 मार्कर्स में पूछ लें। और यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी, इसको आप रीड कर लो। बेसिकली ये जो है ना, ये पूरा इसमें क्या बताया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बताया है ये वाली लाइन में कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो विलेजेस होते हैं उनमें लोकल इंस्टीट्यूशन और ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये ग्रुप्स मतलब कुछ लोगों ने संगठन बना लिया, ठीक है। ये जो संगठन होता है, ये ग्रुप होता है, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन में हेल्प करते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज जो भी काम करते हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे करते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में होती है। एक जंगल है किसके अंडर में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, ठीक है, उसको नुकसान हो चुका है। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ होंगी, लोकल कम्युनिटीज़ क्या करेंगी, इसको रिस्टोर करने का काम करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे ये लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो फालतू में करते हैं, नहीं। इन रिटर्न इन रिटर्न क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं इन कम्युनिटीज़ का जो जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। लोकल कम्युनिटी क्या करेगी, भाई मैं तुम्हारे जंगलों को रिस्टोर करने में मदद कर रहा हूँ। फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाले क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बदले में जो हम यहाँ से लकड़ी काट के लेके जाएंगे उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे देंगे, ठीक है, यानी बदले में कुछ फ़ायदा हो जाता है इन कम्युनिटीज़ को, ठीक है। तो यही होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज मदद करती हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज करने में और रिस्टोर करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। रिविजन कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, भाई प्लांट्स और एनिमल्स साथ में मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा फ्लोरा फौना, प्लांट्स की स्पीशीज़ को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की स्पीशीज़ को फौना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था भाई फ्लोरा फौना ज़रूरी क्यों है, हम ये भी कह सकते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों, क्योंकि फ्लोरा फौना जंगलों में ही मिलते हैं, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमें खाना देते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए रॉ मटेरियल देते हैं। क्लोथ्स, हमारे जो कपड़े होते हैं वो फ्लोरा यानी प्लांट्स की वजह से बनते हैं, ठीक है, जो कॉटन होता है उससे हम कपड़े बना रहे हैं। फ्लोरा और फौना मिलके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उसमें भी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई, बचाने से क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है और साथ ही साथ जो हमारी फिशरीज होती है वो भी हमारी इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है, एक्वेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर। उसके बाद हमने देखा 1960 से लेकर 1970 के बीच में डिमांड होती थी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका रिजल्ट क्या निकला, 2 कानून पास किए गए। पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में और सेकंड था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या बताया गया कि भाई यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बताई गई एक लिस्ट बनाई गई जिसके अंदर जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो, जो भी स्पीशीज है जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है उसकी एक लिस्ट बनाई गई। उसके बाद हंटिंग को बैन करा गया, साथ ही साथ जो इंडेंजर स्पीशीज़ है उनका हैबिटेट, उनका जो घर है उसको भी प्रोटेक्शन दिया गया,
जो व्यापार होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का उसको बंद करा गया, उसको इलीगल घोषित करा गया। एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, ओके, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। और साथ ही साथ एनिमल्स के अलावा इंसेक्ट्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। फिर हमने बात करी प्रोजेक्ट टाइगर की, जो कि 1973 में आया था, ठीक है। टाइगर जो था इंडिया का नेशनल एनिमल था, ठीक है। टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, उसके कुछ रीज़न है, जैसे पूचिंग हो गया, शिकार करना, ठीक है, उनका श्रिंकिंग हैबिट, उनके घर को बर्बाद करा जा रहा था। जो टाइगर की स्किन थी उसके लिए उन टाइगर्स को मारा जाता था। हम ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमें फार्मिंग के लिए और जगह चाहिए थी, तो हम क्या करते थे, जंगलों को काट के वहाँ पे फार्मिंग करने लगे, जिसकी वजह से टाइगर्स को जो हैबिटेट है वो भी खत्म होने लगा। और फिर हमने देखा था इंडिया और नेपाल के अंदर दुनिया के 2/3 टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इन सभी बातों की वजह से, इन सारे थ्रेट्स की वजह से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1933 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसे बचा सकें और उसको बढ़ा सकें, टाइगर्स की पॉपुलेशन को। फिर हमने कुछ मेजर टाइगर रिजर्व देखे थे इंडिया में, कहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जिसमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश में। फिर हमने देखा फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे एंट्री करना सख्त मना होता है, ठीक है। 50% है, मतलब जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में उसका 50% इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे नुकसान हो चुका है लेकिन उनको और नुकसान ना हो, इसलिए हमने उसको डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया का 1/3 फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। और लास्ट में हमने देखा था अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो ना तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एक और टाइप होता है फॉरेस्ट का, जो कि था परमानेंट फॉरेस्ट। बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को जब हम साथ में बोलते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उसके 75 हिस्से के ऊपर परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फिर हमने देखा भाई कम्युनिटी, जो लोकल लोग होते हैं वो कैसे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, बचाने में मदद करते हैं। इसमें हमने देखे सर्स्का टाइगर रिजर्व का देखा, ओके, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ गाँव वाले लड़े थे। फिर हमने देखा बिरोदेव डकन सेंचुरिया, ठीक है, राजस्थान के अलवर में, जहाँ पे फॉरेस्ट का जो इलाका था, 1200 हेक्टेयर का जो इलाका था, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और वहीं पे लोगों ने अपने खुद के कानून बनाए। फिर थर्ड हमने देखा था चिपकू मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। चिपकू मूवमेंट में क्या हुआ था, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो लोग थे, जो लोकल कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है, हक कर लिया था पेड़ों को, ट्रीज़ को। देन हमने बात करी थी बीज बचाओ आंदोलन की। बीज बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था भाई जो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, कीटनाशक वगैरह जो होता है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं हम फार्मिंग के अंदर। और लास्ट में हमने देखा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो मदद करती हैं, ठीक है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करने में और मैनेज करने में, ठीक है। बदले में इन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है लोकल कम्युनिटीज़ को। तो ये था पूरा लेक्चर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ओके। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10 और क्लास 12 के PYQs आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो भाई मैं जल्द से जल्द आपको चैप्टर्स की PDF के नोट्स दूँ, ठीक है, चैप्टर के नोट्स दूँ PDF के फॉर्म में, तो जल्द से जल्द आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। अभी 300 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। और आपसे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीक में कम से कम 1 लेक्चर की वीडियो मैं आपके लिए लाऊँ, ओके। तो ये सब है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना, और अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।